अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गुंदल। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं और आज आपके सामने हाजिर हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ, जिस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो इंटायरली एक डिफरेंट सिनेरियो, एक डिफरेंट चीज़, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे लड़कियों की बात करें, लड़कों की करें, औरतों की करें, किसी भी एज ग्रुप की बात करें, तो बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैनब, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं, बल्कि बालों की भी प्रोफेशनलिस्ट हैं। तो उनसे हम आज पूछेंगे कि किस तरह से हम अपने बालों की टेक केयर कर सकते हैं, किस तरह से स्किन की कर सकते हैं। तो ज़ैनब, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच फर्स्टली फॉर इनवाइटिंग मी हियर। यू आर वेलकम। और आज हमने आपको फंसा लिया है, सारा कुछ पूछ के ही आपसे आपको जाने देंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी दैट आई कैन एक्सप्लेन, जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मैं शेयर कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। सबसे पहला सवाल जो मैं करना चाहूंगी, जो हम सबका मोस्ट फेवरेट काम होता है, वो होता है स्किन केयर। बिल्कुल, बहुत सारे लोग स्किन केयर करते हैं बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी हम जानते हैं जो स्किन केयर नहीं करते। बिल्कुल। तो आई वांट टू आस्क कि क्या स्किन केयर करना अच्छा है या स्किन केयर नहीं करनी चाहिए, और नंबर 2, मेकअप का उस स्किन केयर वाली स्किन पे क्या इफेक्ट होता है और बगैर स्किन केयर वाली पे क्या इफेक्ट आता है। फर्स्टली ज़ैनब, माशाल्लाह यू आर द क्लिनिकल डाइटिशियनिस्ट योरसेल्फ। हर चीज़ का, आइदर इट्स स्किन, बॉडी का कोई सा भी ऑर्गन हो गया, फूड इज़ द नंबर वन थिंग जो आपकी पूरी बॉडी पे इम्पैक्ट क्रिएट करती है। आई बिलीव, जहाँ तक रही स्किन की बात, मेरे पास बहुत सी ऐसी ब्राइड्स या बहुत से ऐसे कस्टमर्स आते हैं जिनकी आइदर दे हैव पिगमेंटेड स्किन्स, या फिर उनके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, या फिर एक्नी बहुत ज़्यादा होती है। आई ऑलवेज से कि एटलीस्ट जब आपकी शादी है या आप किसी पार्टी में जाने वाले हैं, या वट एवर द ओकेजन में, आपको सबसे पहले अपनी एक हफ्ता एटलीस्ट पहले आपको स्किन के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। वाई? बिकॉज अगर आपने किसी स्पेशली मेकअप आर्टिस्ट से जो है वो अपॉइंटमेंट ली है, सो यू डोंट वांट कि आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट में जाएं। जितना मर्जी हम मेकअप से उस पोर्स को, उन दानों को, उन पिगमेंटेशन को छुपा लें, जो एक्चुअल स्किन होती है आपकी, दैट ऑलवेज रिमेन द सेम। तो स्किन केयर कौन सी करनी चाहिए? बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, व्हाट डू यू थिंक कि स्किन केयर जो है, जो नेचुरल रेमेडीज हैं या आपके जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, आई थिंक कि आप जितनी नेचुरली, स्पेशली अपनी डाइट को मैनेवर करते हुए अपनी स्किन में तब्दीलियां ला सकते हैं, उस तरह आप जिस तरह केमिकल पील करवा लें, आप हाइड्रा फेशियल करवा लें, आप वट एवर मे इट बी द प्रोसीजर्स, आप उस तरह से अपनी स्किन को क्लीन एंड स्लीक नहीं रख सकते। ठीक है। फर्स्टली। सेकेंडली, आई थिंक कि डिहाइड्रेशन इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर जो आई थिंक कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। आप जितने हाइड्रेटेड रहेंगे उतना ही जो है आपकी स्किन दिखाएगी कि हाँ भाई, पानी है मेरे अंदर एंड आई एम एब्सोल्युटली क्लीन। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि हाइड्रेशन पानी पीकर भी करें और स्किन पर लगा कर भी करें। एग्जैक्टली। आइदर चाहे वो फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स के पील्स हों, या उसके मास्क बनाकर हम स्किन पे लगा लें, सब कुछ ही एक अच्छा इम्पैक्ट देता है। एग्जैक्टली। I'll be very honest, मैंने अभी रिसेंटली जो है वो एक मास्क बनाना सीखा भी, एंड मेरी अम्मी एंड नानी बनाती आती थी ऑब्वियसली, तो मैंने कभी उस तरह से प्लीज शेयर द रेसिपी। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, तो मैंने कभी घास नहीं डाली उसको। बट I'll be very honest, that has a ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन माई स्किन। ठीक है। उससे ये है कि आपका हेयर लॉस, बहुत हेयर लॉस तो नहीं, मैं एक तरह से कहूँगी हेयर निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। ओके। एंड अदर देन दैट आपकी स्किन के ऊपर ग्लो बहुत ज़्यादा आ जाता है। दैट्स बेसिकली अ पोटैटो मास्क। ओके। सो पोटैटो मास्क में क्या होता है, बेसिकली यू पील ऑफ द स्किन ऑफ द पोटैटो, अच्छी तरह वॉश करके, गंदी नहीं करनी, एंड देन आप सुखाने के लिए रख दें। एंड आफ्टर दैट 2-3 दिन आप बाहर किसी ऐसे शेड में जहाँ पे कव्वे या कोई और ऐसी बर्ड्स वगैरह ना आते हों, यू कैन ऑलवेज गो देयर, स्टोर देम, और उसके बाद जब वो सूख जाएं यू कैन ग्राइंड देम, और उसका एक मास्क सा बन जाएगा। ठीक है। उसके अंदर आप बेसन मिला लें। आपको बेसन नहीं सूट करता, फर्स्टली ऑब्वियसली कुछ लोगों के अंदर या कुछ लड़कियों में स्किन एग्जैक्टली स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। आई वुड ऑब्वियसली नॉट रिकमेंड कि वो बेसन ऐड करते हैं। ठीक है। आप दही ऐड कर सकते हैं उसके अंदर,
जस्ट कि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाए. ठीक है. आफ्टर दैट आप उसको रेफ्रिजरेट करें एंड यू आर गुड टू गो. आप सोने से पहले एक दफ़ा लगा लें, रोज़ ना लगाएं बेशक. Again, it's variant according to the skin type. अच्छा ज़ैनब, जो मुझे इस मास्क की समझ आई है वो ये हम्म। आई है कि आपने कहा है एक आलू ले लें प्यारा सा, बिल्कुल उसको छीलें, काटें, उसके छोटे छोटे स्लाइसेस करें थिन थिन, बिल्कुल और उसको किसी शेड में एयर ड्राई करना है. हमने सन ड्राई नहीं करना. एग्जैक्टली एयर ड्राई करें, जब वो ड्राई हो जाए कम्प्लीटली, उसमें से स्टार्च, पानी सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाए, बिल्कुल उसको ग्राइंडर मिक्सी किसी भी में डालें, मिक्स Exactly. करें, उसको बाहर निकालें, पाउडर फॉर्म या क्रीम फॉर्म में वो होगा, बिल्कुल। उसको स्टोर अलग से कर लें, और जितना अप्लाई करना हो उसमें योगर्ट बिल्कुल। या जो बेसन है वो डालकर स्किन पे अप्लाई कर लें एग्जैक्टली और सो जाएं. अगर आप बेसन लगाते हैं देन मेक श्योर यू आर एडिंग रोज वाटर बिकॉज आपको ठीक है, ड्राई ना करें. एग्जैक्टली ड्राई नहीं लगा सकते, आपको वेट करने के लिए कोई चीज चाहिए, ठीक तो है. रोज वाटर ऐड कर लें उसमें. ओके, आई थिंक दैट इज अ ग्रेट हाँ। रेमेडी टू यूज. अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो दुल्हनें होती हैं उनको एक बड़ी प्रेप स्किन को मिल रही होती है, चाहे वो पार्लर्स में हो, घर पर हो, किसी भी तरह के सेशंस हो. बिल्कुल. तो क्या ये इतना अपनी स्किन को ट्रीट करना एट अ सर्टन पॉइंट ठीक है? आई बिलीव कि आपको टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक सर्टेन टाइम होता है जब तक उसके रिजल्ट्स आते रहते हैं. सपोजिटली यू आर गेटिंग मैरिड एंड अ मंथ बिफोर यू हैव स्टार्टेड टेकिंग सर्विसेज, ब्राइडल सर्विसेज जो कि बेसिकली होती हैं. ठीक है. आई बिलीव कि आप फेशियल भी ले रहे हो, आपने ज़िंदगी में कभी फेशियल नहीं लिया, हाँ. आपने जिंदगी में कभी क्लिंजर नहीं किया, आपने कभी जो Scrubbing है नहीं स्क्रबिंग नहीं की. एग्जैक्टली. एंड देन यू सर्टेनली से कि नहीं अब तो मेरी शादी होने वाली है, चलो जी मैं तो ये भी लेती हूँ, अब मैं ये भी लूंगी, मैं केमिकल पील भी करवा लूंगी. सो दैट्स अ डिजास्टर टू योर स्किन. ट्रू. क्योंकि आपकी एक बेबी बॉर्न स्किन है, आपने उस बेबी बॉर्न स्किन को बेबी ही रखना है और उसको उसी तरह ही चलाना है. आप इस तरह एकदम से इतने ज़्यादा प्रोसीजर्स अपनी स्किन पे करवा लोगे, आप यू विल एंड अप हैविंग आइदर पिगमेंट, मतलब आप रैशेस क्रिएट कर सकते हो स्किन में, पिंपल्स बन सकते हैं, आपके एकदम से बम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं. तो ज़ैनब, यहाँ पे हमें ये बताइएगा कि एक इंसान जिसने कभी कुछ नहीं किया वो क्या करे, और एक जो इंसान या जो लड़की है, जो दुल्हन है, वो पहले से फेशियल्स वगैरह लेती है, बिल्कुल, तो कितने फेशियल्स और कितना टाइम पहले से वो ले सकती है? बिल्कुल. और जिसने कभी नहीं लिए वो कितना टाइम पहले से शुरू करे और क्या करे? I would prefer and would suggest कि अगर एक लड़की जिसने कभी जिंदगी में फेशियल लिया नहीं है और उसकी शादी हो रही है, आप एटलीस्ट 2 महीने पहले से क्लिंजर, दैट्स द माइल्डेस्ट प्रोसीजर या सर्विस जो कि मैं कहती हूँ लो, क्लिंजर करवाओ. क्लिंजर करवाने के बाद टाइम टू टाइम आप अगर तो आपकी स्किन बिल्कुल साफ शफाफ है, कोई उस पर दाना नहीं निकला हुआ, आई वुड नॉट सजेस्ट अप्लाइंग एनी केमिकल पील्स. भी होते हैं, सिरम्स भी होते हैं. मैं कुछ सिरम्स का नाम भी नहीं लेना चाहती, बट ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा बाय द फेस ऑफ इट अच्छे लग रहे होते हैं. आई थिंक हम ले सकते हैं, आप बताएं हमें. हम ले सकते हैं. ओके फाइन. आई थिंक ऑर्गेनिक ट्रैवलर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्रांड अभी तक के लिए. ठीक है. उनका सिरम आई लव्ड इट, आई यूज्ड टू लव इट, आई स्टिल लव इट. बट इसके अलावा आई थिंक कि उनके कुछ सिरम्स ऐसे हैं जिनमें आई डू नॉट प्रेफर कि वो लोग लें. स्पेसिफिकली इसके अलावा को नेचुरल की प्रोडक्ट्स हो गई. दीज आर फ्यू लोकल प्रोडक्ट्स जो कि आप ले सकते हो, बट उन लड़कियों के लिए स्पेसिफिकली मैं कहती हूँ कि वो ना लें जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ करवाया नहीं है. ठीक है. स्पेशली उनका विटामिन सी सीरम जो होता है वो हम लोग बहुत ज़्यादा एकदम से ब्राइट कर देता है फेस को. वो बहुत ज़्यादा एक रेडिएंट ग्लो लेकर आता है फेस पे, बट आपके उसको रिपरकशंस आपको नहीं नज़र आ रहे उसके, कि आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद आपकी स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी. ठीक है. वो बहुत ड्राई होना शुरू हो जाती है कि जब आपका शादी का दिन आता है 1 महीने पहले, आप कहते हो अब तो मेरी स्किन बहुत ड्राई हो गई है, चलो मैं कोई फेशियल ले लेती हूँ. एंड देन जब आप वो फेशियल लेते हो या कुछ भी ऐसा प्रोसीजर करवाते हो जो कि आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, इट एंड अप हैविंग अ डिजास्टर विद योर स्किन. ठीक है. तो आई वुड जस्ट सिंपली प्रेफर कि वो तजुर्बे या वो फनकारियाँ जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं की वो अभी भी ना करें. वो अभी भी ना करें. आप जितना नेचुरल रह सकते हैं, आप किन्नू आते हैं हमारे पास, अब तो सर्दियों का मौसम आने वाला है, आप किन्नू के छिलके स्टोर कर लें.
ठीक है। I still have organic facials की option in my services जिनमें मैंने किन्नू के छिलके स्टोर करके एंड उनसे पील मास्क बनाया हुआ है। Not that कि it's one of the most एक्टिव वेरिएंट एक तरह के स्किन की मेलाइन को बूस्ट करने के लिए, बट आई वुड ऑब्वियसली से कि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिससे वो चीज़ आप स्किन को बूस्ट कर सकते हो, ग्लो दे सकते हो। अच्छा, अब जो लोग करवाते रहते हैं वो कितने टाइम बाद करवाएं? वो जो करवाते रहते हैं दे शुड हैव बीन एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन के आप देख लें कि अगर आप करवाते रहते हैं तो यू कैन डू इट अ मंथ बिफोर एज वेल। ठीक है। लेट्स से अगर आपकी शादी एक ज़्यादा टाइम दूर नहीं है एंड देन सर्टेनली यू से कि अच्छा अब मैं करवा लेती हूँ, वो जो सोच है आपकी वो एक हफ्ता पहले ही आएगा, दैट्स बैड। ठीक है। आप एक हफ्ता पहले कुछ नहीं करवा सकते। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारी लड़कियों को, इवन लड़कों को, कि पहले तो उनको वो चीज़ याद ही नहीं आती कि हमने अपनी स्किन को कुछ करना है या क्लेंस कराना है या कुछ भी। एक हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले उनको याद आ रहा होता है, और 2 हफ्ते पहले जो है वो अपनी स्किन को उस तरह से हाइड्रेट कराने के लिए या फेशियल्स कराने के लिए पार्लर्स में, क्लिनिक्स में या बहुत सारी सर्विसेज जो होती हैं वो ले रहे होते हैं। तो क्या ये लेना ठीक है? आई थिंक कि कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो लेनी चाहिए, सपोजिटली नॉट ओनली रिलेटेड टू द स्किन आई वुड प्रेफर। हाँ, अगर आप लेज़र करवाने की बात कर रहे हो तो स्टार्ट टेकिंग इट अ ईयर बैक एटलीस्ट। अगर आपकी शादी साल के एंड पे है, साल के स्टार्टिंग से आप लेज़र लेना स्टार्ट कर दो, आपकी हेयर ग्रोथ रिडक्शन हो जाएगी तब तक, एंड आफ्टर दैट आपका ये सुकून होगा कि आइंदा के बाद आने वाली जो हेयर ग्रोथ है वो आपकी इतनी एक्सटेंसिव नहीं होगी, एंड इट ऑल्सो एक्चुअली इफेक्ट्स द मैरिटल लाइफ एज वेल। अच्छा ज़ैनब, ये तो हो गई स्किन की बात, लेकिन अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बाल जो है, हम सबको हाईलाइट्स, लो लाइट्स, कलर कराना बहुत पसंद है। क्या स्किन टोन्स पे ये मैटर करता है कि आपने कौन सा कलर बालों पे कराना है, या हर कोई हर कलर करवा सकता है? बिल्कुल मैटर करता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, स्किन टोन इज द नंबर 1 थिंग जो आपको बालों की हाईलाइट्स, लो लाइट्स, बेबी लाइट्स, स्टीकिंग, बॉन्डिंग, कैरेटिन कुछ भी करवाने से पहले देखनी चाहिए। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आई वांट टू नोट डाउन टू एवरीवन। होता क्या है कि हमारे पास बहुत सी लड़कियां आती हैं जिनका थोड़ा डस्की रंग होता है या डल फेस कलर होता है, दे वांट ब्लॉन्ड्स, जो नॉर्मली हमारा पाकिस्तान का कलर है। जो नॉर्मली हमारा पाकिस्तान का कलर है। हर पाकिस्तानी चेहरे के ऊपर भी ब्लॉन्ड सूट नहीं करता। हर पाकिस्तानी चेहरे के ऊपर भी हाईलाइट सूट नहीं करता। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वो लड़कियां जो ये समझती हैं कि वो उनको अच्छे तरीके से कैरी कर सकती हैं, कैरी से मुराद मेरा इस तरह कि आइदर दे कैन मेंटेन देयर हेयर फिजीनेस, जो है अगर वो ऑयली बाल रखती हैं तो उनकी फिजीनेस को कंट्रोल करना आता है उन्हें। अगर वो ड्राई बाल रखती हैं तो उसमें मॉइस्चर क्रिएट करना आता है उन्हें। अगर दे आर वेरी ट्रेन एंड वेल सेटल्ड विद देयर हेयर और उनको पता है कि मेरे बाल किस टाइप के हैं, किस तरह के हैं, देन ऑब्वियसली गो फॉर इट। लेकिन वो लोग जिनको कुछ नहीं पता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उनके बालों में, एक्सपेरिमेंट ना करें। तो ब्लॉन्ड कलर्स कौन करवा सकते हैं? ब्लॉन्ड कलर वो मेंटेन कर सकते हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, और वो करवा सकते हैं जिनका एक कलर या स्किन टोन लाइट है। ठीक है। सेकेंडली, अगर ब्लॉन्ड आपका जो फेस है या फेस कट जो है वो राउंड में है, आई सिंपली सजेस्ट कि वो ब्लॉन्ड आगे से ना करवाएं। ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि आपका फेस राउंड में है, जब वो राउंड में आता है, ब्लॉन्ड आगे से हो जाते हैं, वो और एक्सपैंड करने लग जाता है। क्योंकि आगे भी बाल भी सफ़ेद, मुंह भी माशाल्लाह सफ़ेद, एंड वो बहुत ही गोल लगना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। ऑलवेज स्टार्ट इफ यू हैव अ राउंड कट शेप्ड, बालियाज करा लो। एग्जैक्टली, बालियाज करवा लो, दैट्स द फर्स्ट थिंग। या फिर आप लो लाइट्स भी जा सकते हो। लो लाइट्स में होता क्या है कि लो लाइट्स थोड़े से आपकी बेस कलर से डार्क होते हैं। ठीक है। हाईलाइट्स जो हैं वो आपके बेस कलर से लाइट होते हैं। ठीक है। आई ऑलवेज सजेस्ट देम कि आप लो लाइट्स करवा लो। आपको एक्सपेरिमेंट ना करो अपने चेहरे के साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम जैसे देखते हैं कि बहुत सारे लोग बड़े लंबे बाल रखना पसंद करते हैं, कुछ लोग शॉर्ट, और कुछ जो है वो जाते हैं बहुत सारी कटिंग्स में और वेव्स और उनमें। तो कौन से फेस कट के साथ कौन सा हेयर स्टाइल जो है वो हमें लेना चाहिए? मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको, अगर तो आप बल्कि हैं, ठीक है, नॉट दैट कि आई एम सेइंग कि आप
आपको कोई हेयर स्टाइल या हेयर कट उस तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपका दिल करता है आप करें, आप बिल्कुल करें, लेकिन उसके फिर रिpercussions क्या होते हैं कि आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा फिगर जो है वो आपके बाय द फेस एंड बाय द हेयर वो आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने लग जाता है, और लगने लग जाता है। एग्जैक्टली। आप जब अपने एक बल्कि फेस राउंड फेस है, ठीक है, छोटे बाल रखेंगे, पूरी बॉडी एग्जैक्टली और बड़ा लगेगा, पूरी बॉडी एक्सपैंड लगेगी। ठीक है। अगर आपका छोटा फेस कट है या आप आपका बहुत स्लिम फेस कट है, एंड अगर आप आगे से फ्रिंजेस करवा लेंगे या फिर आप आगे से कोई ऐसे बाल करवा लेंगे जो कि जिस पे मुंह पे बाल आए, फ्लिक्स करवा लिए, लेट्स सपोज, आपका मुंह और छोटा लगना शुरू हो जाएगा। ओके। तो वो एक्सपेरिमेंट इस तरह वाले नहीं करना। यानी आप ये कह रही हैं कि जिनका स्लिम फेस हो वो लॉन्ग कट्स में जाएं, exactly. और जिनका फेस कट जो है वो थोड़ा हेवियर साइड पे हो, exactly. वो बहुत छोटे बाल या ना करवाएं, मतलब हाँ, ना करवाएं, फ्रिंजेस और उन साइड पे जाएं, लेकिन छोटे ना करवाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हेयर केयर जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है? क्या ऑयलिंग करनी चाहिए? मास्क, सिरम्स यूज करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? आई वुड से कि हेयर केयर तो हर इंसान के लिए आई वुड से कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। वाई? बिकॉज आपकी शनाख्त एंड आपकी पहचान सबसे पहले आपके बालों से होती है। अगर आपके बाल गंदे हैं, सही तरीके से नहीं बंधे हुए, नॉट दैट जो हिजाबीज होते हैं या जो हिजाब करती हैं हमारी बच्चियां, वो अपने बालों का ध्यान वैसे भी रखें। ये नहीं मैं कह रही कि वो ना करें एंड वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है, वैसे भी रखें। उनमें स्पेशली जो हिजाब करती हैं और जब वो हेयर कट या हेयर ट्रीटमेंट करवाने आती हैं, तो मैं उनसे हमेशा ये पूछती हूँ कि आपके बाल मॉइस्चराइज्ड रहते हैं या कितने रहते हैं, और क्या क्या चीज़ें पहले करती हैं। ठीक है। द फर्स्ट थिंग दे वुड से कि हम हिजाब पहनते हैं, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट ना करें जो ऑयल बेस्ड हो, क्योंकि आप सारा टाइम जब हिजाब पहन के रखते हैं तो आपके बालों में नमी आ जाती है, ऑलरेडी स्वेटिंग बहुत हो रही होती है, तो आप ऑयल बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। सेम गोज फॉर द ऑयली स्कैल्प, कि कोई भी ऑयली स्कैल्प इतना हफ्ते में एक दफ़ा ऑयल कर लें, बल्कि हफ्ते में भी नहीं, 2 हफ्ते में आप एक दफ़ा ऑयलिंग करें, that's more than enough. अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका ये पार्ट जो होता है लाइक फर्स्ट 2-3 इंचेस बहुत ऑयली होते हैं और नीचे से बहुत फ्रिजी होते हैं, तो उन लोगों की हेयर टाइप क्या है और उसे क्या अप्लाई करना चाहिए? उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं बेसिकली। जो आपकी हेयर यहाँ से लेके यहाँ तक लेट्स से ऑयली हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे स्कैल्प में ऑयल करें। ठीक है। आप एंड्स पे जो है वो करें, रूट्स को टच ना करें। ठीक है। सेम गोज फॉर द हेयर डाई। अगर आप हेयर डाई कराते हैं तो आप हमेशा याद रखें कि ऐसा एल्यूमिनियम फ्री या फिर पोटाशियम फ्री हेयर डाई जो होता है वो आप करवाएं, जिससे रूट्स जो हैं वो ज़्यादा इचीनेस ना पैदा हो। ठीक है। यूजुअली ऐसे हेयर डाइज आते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, वो इचिंग तो पैदा करते हैं बट साथ में आपकी ऑयलीनेस और बढ़ा देते हैं। ठीक है। सेकेंडली आई वुड से कि जो ऑयलिंग करने का एक प्रोसीजर है, दैट ऑल्सो मैटर्स। ओके। पूरे का पूरा थब्बा ऑयल का या बॉल ऑयल का आपने नहीं सर पे डोल देना, एक डोंगा पूरे का पूरा। कुछ लोग या कुछ माएँ ऐसा भी करती हैं कि जितना ऑयलिंग कर सकती हैं वो बच्चों को कर देती है। उससे क्या होता है, हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, आपकी रूट्स कमज़ोर हो जाती हैं। जब वो होती हैं फिर वो आ जाते हैं सैलून पे कि आप क्या करें, हम ये तो रूट्स मेरी कमज़ोर हो गई और मेरे बाल टूटने लग गए। फिर वो और केमिकल बेस्ड प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक सही मिकदार में ऑयलिंग अपनाएं, अगर तो आपकी ऑयली स्किन है। हाँ, ड्राई स्कैल्प के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर ऑयलिंग करें, जिनकी डैंड्रफ ज़्यादा होती है। और डैंड्रफ भी जिनकी ज़्यादा होती है, आई वुड सजेस्ट कि आप रोज़ नहाया करें। ठीक है। रोज हेड वॉश किया करें विद द शैम्पू और विदाउट शैम्पू? विद द शैम्पू। ओके। होता क्या है कि जब वो स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है तो वो डैंड्रफ क्रिएट कर देती है। ठीक है। इसलिए डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि आपको रोज़ डेली बेसिस पे विद द शैम्पू स्पेशली गर्मियों में नहाना चाहिए। और जिन लोगों की नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन है, बालों की स्किन है, उनको कितने टाइम, मतलब वीक में कितनी बार हेड वॉश करना चाहिए विद द शैम्पू? आई थिंक आफ्टर वन डे। आफ्टर अ वन डे आई वुड सजेस्ट कि आपको ये करना चाहिए। वाई? बिकॉज आप जब रोज़ भी डेली बेसिस पे शैम्पू लगाने लग जाते हो, आपके बाल और स्कैल्प दोनों ड्राई हो जाती है।
दैट इज राइट, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि हम बालों की केयर कर रहे हैं लेकिन वो बाल ज्यादा ड्राई कर देते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो आप हमारे साथ हेयर मास्क शेयर करना चाहें, जो आप अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करती हूँ कि उनके बाल बड़े फ्लॉलेस, खूबसूरत और अच्छे हो सके? अच्छा, ये मेरी ममानी यूज करती हैं एंड आई Okay. ऑलवेज डू दिस। आंवला रीठा, ओरिजिनल आंवला Okay. रीठा परचून की दुकान से आपने पकड़ना है, उसको बॉईल करना है, बॉईल करने के बाद मैश करना है, मैश करने के बाद जब वो एक मैश सी ग्लूई सी फॉर्म में थोड़ा सा आ जाता है, उसके अंदर 1 अंडा डालें, 1 चम्मच सरसों का तेल डालें, ठीक है। थोड़ी देर रहने दें। थोड़ी देर से मुराद है कि आप 1 घंटा एटलीस्ट उस मटेरियल को साइड पे पड़ा रहने दें ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो अमेलगमेट हो जाएं आपस ठीक में। है। आफ्टर दैट आप अपनी सर पे लगाएं, तकरीबन 1 घंटा आप रहने दें उसको, और उसी के साथ शैम्पू के बगैर 1 दफ़ा धोना है। ठीक है। शैम्पू के बगैर मैं इस वजह से कह रही हूँ कि क्योंकि अक्सर औकात आप शैम्पू लगा लेते हैं, शैम्पू लगा के कहते हैं ओ वाओ इसका तो उतना असर ही नहीं हुआ। वो असर इस वजह से नहीं होता क्योंकि केमिकल आ गया उसके और अंदर। आंवला रीठा तो वैसे भी जो है वो आई गेस शैम्पू का काम कर देते हैं। शैम्पू का काम कर देते हैं, तो आपको उस तरह धोने की ज़रूरत ही नहीं है शैम्पू से। मुझे ये बताएं कि हम देखते हैं कि बच्चों को मेकअप करने का बहुत शौक होता है और बड़ों से ज्यादा उनमें क्रेज होता है, तो उन्हें किस एज से जो है वो हम मेकअप अलाउ कर सकते हैं, या कौन से कोई स्पेसिफिक उनके लिए प्रोडक्ट्स बाय करें जो डिफरेंट हो, क्या करें? मेरे ख्याल से बच्चों को हमेशा से शौक होता है एंड बच्चे हमेशा, बच्चियां जो हैं वो माओं का ही मेकअप यूज़ करते हैं। दैट इज ट्रू। तो हम कुछ सजेस्ट ही नहीं कर सकते कि उनको ये प्रोडक्ट ना यूज़ करें या ये ना करें। हर प्रोडक्ट जो भी आप लगा रहे हैं बच्ची के फेस के ऊपर, लेट्स सपोज एक 5 साल बच्ची है, उसको बहुत शौक है ब्लश ऑन लगाने का, उसको बहुत शौक है लिपस्टिक लगाने का, मकदार थोड़ी रखें। ठीक है। मतलब आप इतना ज़्यादा ना थोप दें। आई सी चिल्ड्रन जो बिल्कुल रेड लिपस्टिक या पिंक लिपस्टिक लगा के घूमते हैं शादियों के ऊपर एंड ऑल दैट। इतना नहीं करना। उससे क्या होगा कि आपकी, अगेन मैंने जो एक पहले फार्मूला बताया था बेबी स्किन वाला, वो आप इनके ऊपर करेंगे तो वो तो है ही बेबीज, तो वो तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा। अच्छा, शादी की आपने बात की है, तो शादी से पहले की तो हमने डिस्कशन कर ली। Exactly. लेकिन शादी के बाद इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने उस टाइम पे मेकअप भी करना होता है, नहीं भी करना होता, सॉर्ट ऑफ नो मेकअप लुक में आपने रहना होता है। तो क्या ऐसे एसेंशियल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, या कौन सी कोई ऐसी स्पेसिफिक बैग या किट बना लें वो, ताकि इजी टू गो वो? आई वुड take an example of my married life after when I got married. मुझे बहुत दिक्कत होती थी। I'm personally a no makeup person. ठीक है। मुझे करना का बहुत शौक है, लेकिन जब मैं अपने फेस के ऊपर मेरी बात आती है तो मेरी वहीं पे बस हो जाती है। ठीक है। लेकिन मैं हमेशा जो भी मेरी ब्राइड्स जा रही होती हैं या आ रही होती हैं मेरे पास, मैं उनको कहती हूँ कि आप एक पाउच रखें सिर्फ, जिनमें ऑन द वेडिंग डे एज वेल जो कि रहेगा, जिसमें एक पफ हो, एक फाउंडेशन हो, फाउंडेशन भी ऐसा हो जो कि बहुत लाइट हो, स्किन टोन से मैच करता हुआ हो, एंड उसके बाद ब्लश तो ऑब्वियसली हर लड़की को ब्लश पसंद है। आई फील लाइक लाइनर कुछ लोग नहीं लगा सकते उस तरह से जिस तरह स्विफ्टली लड़कियां अक्सर लगा लेती हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि काली पेंसिल हो, काली पेंसिल को आप स्मच भी कर सकते हो एंड देन यू रेडी टू गो। हाँ, सही। तो लिपस्टिक अपनी मर्जी के कलर की रख लें, लिपस्टिक अपनी मर्जी की कर लें। आजकल तो टिंट्स इतने यूज होना शुरू हो गए हैं, स्पेशली बेनिफिट का जो टिंट है, दैट टिंट प्लेज अ मल्टीपल रोल। कि वो लिप्स पे भी लग रहा है, वो चीक्स पे भी लग रहा है, वो आईज पे भी लग रहा है, एंड देन उसी काली पेंसिल से आपने आईज को अपना बना लिया, एंड देन अ लिटिल मस्कारा एंड यू आर गुड टू गो, अगर आपको नहीं इतनी हैवी लुक चाहिए। बिल्कुल। उसके फौरन बाद, जैसे शादी के हमने एक मेकअप और वो सब कुछ किया हुआ होता है, तो शादी के फौरन बाद हम एक नई जगह पे होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किन केयर हम नहीं कर सकते। Exactly. तो कोई इजी सी स्किन केयर भी बता दें। स्किन केयर फर्स्टली जो मैंने बात की कि जितना मिनिमल रख सकते हो। शादी के बाद दावतें स्टार्ट हो जाती हैं। बिल्कुल। जब दावतें होती हैं तो ऑब्वियसली आप ससुराल वालों के साथ ऐसे बेयर फेस तो नहीं जा सकते, आपने तब भी मेकअप करना है। हमेशा याद रखें, आपकी दावत ख़त्म हुई, दावत ख़त्म होने के बाद लेथार्जिक नहीं हो जाना, मेकअप उतारना होता है। ठीक है। आप अपने पास क्लिंजर रखें
क्लिनजर या वाइप्स रख लें, जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी वाइप्स आते हैं वो रख लें। उससे आप सिर्फ आइस की मैं बात नहीं करी, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ आप उतार सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है। आपका सबसे पहला इफेक्टेड एरिया जो कि आपकी स्किन को इफेक्ट कर सकता है, दैट इज दिस एरिया। ठीक है। आपका मेकअप सबसे ज्यादा इसके ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। कुछ लोगों की यहाँ पे भी, गालों पे भी दाने या पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस या अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल, सबसे पहली मुझे जो कंप्लेंट आती है वो ये आती है कि मेरा इस एरिया में जॉ लाइन खराब एग्जैक्टली मेरी जॉ लाइन खराब होना शुरू हो गई है। वो होता है इस वजह से ये है कि आप हर वक्त मेकअप लगा के रखते हैं। सो इसके अलावा जो आप स्किन केयर की बात कर रही हैं, स्किन केयर में हम एज आई सेड कि आप सैलून एटलीस्ट, क्योंकि अब आपकी स्किन जो है वो वर्जिन स्किन नहीं रही, ठीक है, आप अब सैलून जा सकती हैं। ठीक है, आप सैलून जाए, आप एक क्लिनजर ले लें। ठीक है। आप क्लिनजर लें ताकि आपकी स्किन के जितने भी बैड ऑयल्स है या ऑयल्स हैं एग्जैक्टली वो निकलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई से टू एवरी ब्राइड कि आप शादी के बाद अपने आप को भूल नहीं जाना होता, अपना ख्याल रखना होता है। ठीक है, ससुराल वालों की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। यू हैव टू, माशाल्लाह हमारी औरतें तो आजकल वैसे ही एक वंडर वुमन की तरह चल रही होती हैं। पहले ज़माने में होता था कि सिर्फ औरत को घर संभालना है, अब बाहर का भी संभालना है, घर भी संभालना है। तो इसके साथ अपने आप को नहीं भूलते होता। दैट इज़ व्हाट आई से टू एवरी ब्राइड कि आगे जाके अपने आप को ना भूल जाना, वापस अपनी ज़ात के ऊपर पहले फोकस करो, उस पे काम करना इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद अच्छा, मुझे ये बताएं, घर पर तो जब हम मेकअप करते हैं तो वी ओनली यूज और ब्रश, जैसे मेरा ब्रश है तो सिर्फ मैं ही यूज कर रही हूँ, लेकिन जब हम जाते हैं किसी मेकअप आर्टिस्ट के पास या पार्लर्स पे या कहीं पे भी मेकअप करवाने हैं, आपके पास भी आते हैं लोग, तो ब्रशेस सेम यूज होते हैं? तो क्या जर्म्स एक स्किन से दूसरी स्किन पे ट्रैवल होते हैं या ब्रशेस चेंज हो जाते हैं? क्या करते हैं आप लोग? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहली बात तो ये कि हम हमेशा ध्यान रखते हैं वी हैव 3 to 4 सेट्स ऑफ ब्रशेस। ठीक है, कि अगर हम लेट्स से, मज़े की बात ये कि स्किन टाइप के लिहाज से हमने ब्रशेस रखे हुए हैं। ओके, स्पॉन्ज हमारे नए आते हैं। Specifically for myself, if I speak for my company, we always make sure कि हमारे जो blenders हैं वो हमेशा नए खुलें और वो क्लाइंट के सामने खुलते हैं। ठीक है, ऐसी बात भी नहीं है कि हमने पहले खोले और वो कर लिए। I would suggest and I highly prefer कि अगर आप let's say एक बहुत एक मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनके पास इतना लिमिटेड सा बजट है and they can't afford कि वो इतने ज़्यादा ब्रशेस खरीदें या इतनी ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स डिफरेंट लें for every customer, आप स्टेरलाइज करें ब्रशेस को। आप जितना धो सकते हैं उनको आप धोएं। ठीक है, आप गंदे ना रखें। एक कस्टमर गया, आप फौरन से उसको जो है वो धोकर स्टेरलाइजर में डाल दें या फिर जो है वो आप धूप के अंदर डाल दें ताकि उसके जितने जरासीम हैं वो वहीं पे ख़त्म हो जाए। ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। आई थिंक कि हमने जो है वो बालों की भी वो डिस्कस कर ली, स्किन की भी कर ली। कोई एक मैसेज जो आप देना चाहती हो लोगों को कि वो अपनी स्किन केयर के हवाले से हो जाए, बालों के हवाले से, अपनी टेक केयर वट एवर यू वॉन्ट, कि मतलब आई स्पेसिफिकली ये द फील्ड आई एम इन करंटली, मैं हर लड़की को एंड हर ब्राइड को स्पेशली जो भी आती है, जैसे कि मैंने कहा, हमेशा कहती हूँ कीप योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, आपने आगे पूरा ख़ानदान चलाना है, आपने आगे पूरा ख़ानदान क्या, आपने अपने आप को भी चलाना है। ठीक है, आप अपने आप को इग्नोर करके आगे नहीं चल सकता। सो द फर्स्ट थिंग जो कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप एक अपनी टिप्स पे रखें, अपना नॉलेज इन्हांस करते रहें अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर बॉडी, अबाउट योर स्किन टाइप। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, आपको पता होना चाहिए आपकी हेयर टाइप कैसी है, आपको पता होना चाहिए कि आइदर यू आर अफेक्टेड टू एलर्जीज तो नहीं है कोई, आपको कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं इश्यूज कर देती जिससे जो है वो आपकी बॉडी में इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, सेकेंडली अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ध्यान रखें। आजकल आई सी एवरी गर्ल कंप्लेनिंग कि या तो उनका गॉल ब्लैडर निकल गया है या फिर उनके कोई लिवर फंक्शनिंग में फेलियर आना शुरू हो गया। बाहर के ऑयल खाना बंद करते हैं। दैट इज ट्रू। बाहर के ऑयल तबाह कर देते हैं आपको।
ऐसे ही है। Yes. ये आपने बहुत ही वुमेन बेस्ड जो है वो बातें हाँ. की हैं, लेकिन अब मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा मर्द हजरात पे भी बात करें। Yes. उनकी स्किन केयर क्या होनी चाहिए? क्या वही लड़कियों वाले प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं या कुछ डिफरेंट करें? सनस्क्रीन्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं, कितनी उनको यूज करनी चाहिए? मर्दों के लिए जरा बात कर लें थोड़ी। बिल्कुल सही है। मैं हमेशा आई ऑलवेज से टू माई हस्बैंड एज वेल कि आप सनस्क्रीन नहीं लगाते। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, सनस्क्रीन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेकअप फॉर मैन। वाई? बिकॉज आप बाहर निकलते हैं, आप अक्सर लोगों को देखते होंगे कि उनका चेहरा यहाँ से कुछ और होता है, यहाँ से कुछ और होता है। एग्जैक्टली। वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो बेचारे सारा टाइम धूप में फिर के इधर जा उधर जा, स्किन का ध्यान नहीं रखते। तो मर्दों के लिए भी स्पेसिफिकली ये है कि आप अपनी बॉडी, अपनी स्किन टाइप का ध्यान जितना रख सकते हैं रखें। रिगार्डलेस ऑफ दैट, वो लोग आई थिंक कॉफ़ी या टी लवर ज़्यादा होते हैं। ठीक है। या लेट्स से हमारे मर्द जो हैं वो निकोटीन भी ज़्यादातर जो है वो लेना शुरू कर देते हैं, जिनसे क्या होता है कि आपके अंदर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ठीक है। आई वुड सजेस्ट देम कि आप जितना अपने आप को अगेन डिहाइड्रेटेड रख सकते हैं आप रखें। रिगार्डलेस ऑफ दैट, सनस्क्रीन इज़ वन ऑफ द बेसिक टूल जो कि आपके पास हर वक्त जेब में, पॉकेट में कहीं भी होना चाहिए है, बिकॉज उनका बाहर का काम ज़्यादा होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम मर्दों की बात कर रहे हैं और फेशियल्स की बात करें तो उनको कितने टाइम जो है वो फेशियल करवाना चाहिए? महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, कब लें? देखिए ज़ैनब भाई, बॉडी एक ही है। ठीक है। सी मैकेनिज्म एक है बॉडी का। ठीक है। वो स्किन, अगेन मैं ये कहती हूँ, वो स्किन जिस पे कभी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, दैट्स अ वर्जिन स्किन। यू कांट एक्सपेरिमेंट ऑन दैट। ठीक है। हाँ, आप फेशियल लें, आप मर्द हजरात भी फेशियल लें जितना वो ले सकते हैं। उससे मुराद मेरा ये है कि एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप हर 2 हफ्ते बाद हाइड्रा फेशियल ले रहे हैं सो ऑब्वियसली ये तो ज़्यादती है स्किन के साथ कि आप उनको केमिकल इंडल्ज कर रहे हैं। जितना केमिकल इंडल्ज करेंगे, उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे किसी ऑर्गेनिक मटेरियल को या रेमेडी को, आपकी स्किन उतना केमिकल प्रोन हो जाएगी। बिल्कुल। Yes. ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मर्द हजरात जो हैं उनके बालों के बारे में, क्या उनको भी शैम्पूज जो है वो डेली यूज करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? कैसे बालों की टेक केयर करें? वन ऑफ द फनीस्ट थिंग जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होता है, मर्द भी वही शैम्पू यूज़ करते हैं जो औरतें करती हैं। That is true. एंड मज़े की बात ये कि औरतें भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती कि मर्दों का शैम्पू अलग होता है एंड औरतों का अलग होता है। उसके मटेरियल अलग होते हैं, उनका स्कैल्प स्ट्रक्चर अलग होता है। मर्दों में आप ज़्यादातर देखेंगे उनमें डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है। आपकी स्कैल्प आइदर इट बी बेयर हेयर या फिर सर के बाल हो गए, उनमें डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आप मर्दों के शैम्पू उस तरह से नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज उनमें ज़्यादा केमिकल अकॉर्डिंग टू द मेन स्किन डला होता है। ठीक है। राइट। एंड सेम एज कि अगर आप लड़कियों वाला शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो आपके बाल ऐसा भी हो सकता है कि वो गिरना स्टार्ट हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि वो ऑयली होना स्टार्ट हो जाए। लेट्स सपोज एक लड़की ने कलर करवाया, कलर करवाने के बाद उसने कलर प्रोन शैम्पू रखा हुआ है, ट्रेस्मे का, लॉरियल का, किसी का भी, एंड वही कलर प्रोन शैम्पू उनके हस्बैंड यूज़ कर रहे हैं तो वो बालों का बेड़ा करने वाली बात है। इस तरह ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे हमने बात की है कि बच्चियां और बच्चों की, लड़कों की भी हमने कर ली, स्किन केयर की, अब अगर बॉडी केयर की बात करें तो क्या साबुन यूज करना या बॉडी वॉश यूज करना? व्हाट वुड यू प्रेफर? आई वुड पर्सनली प्रेफर, मैं सारी बच्चियों और बच्चों दोनों को कहती हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक एक तरह से आप कह लें कि वो लोग उन लोगों में से जिनमें से स्मेल आती है। आई ऑलवेज से कि आप एलम यूज़ करें जिसको फटकरी कहते हैं। ठीक है। राइट। फटकरी आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, जहाँ से, जिस एरिया से आपको लग रहा है कि स्मेल आ रही है, कि आपका टर्न डाउन ही वो स्मेल होती है, आपका टर्न ऑन भी टर्न डाउन भी आपकी पर्सनालिटी को
आपकी आधी चीज़, आपकी आधी जो द थिंग दैट यू वेयर इज़ बेसिकली स्मेल, जो आपकी पर्सनालिटी को इन्हांस करती है। एग्जैक्टली। इसके अलावा जहाँ तक रही शैम्पू की, बॉडी वॉश की बात या साबुन की बात, आप साबुन भी यूज़ करें। बॉडी वॉश यूजुअली आई फील लाइक, मेरे साथ ये ज़्यादातर अकॉर्डिंग टू माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, उसमें स्मेल ज़्यादा होती है, सेंट ज़्यादा होती है। ठीक है। वो वाली एक्सपर्टीज उस बॉडी वॉश में नहीं है जो एक साबुन, एग्जैक्टली, जो सोप में है। ठीक है। अदर देन दैट, आप हमेशा नहाने के बाद जस्ट एक एलम पकड़ें एंड उसके बाद उस पूरी बॉडी को पूरी बॉडी पे बेशक लगा लें। ठीक है। एंड यू गुड टू गो। वो जर्म्स भी मारता है, वो स्मेल भी मारता है, वो हर चीज़ को सही करता है। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि आप वैक्सिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो जो वैक्सिंग होती है वो क्या स्किन को ख़राब करती है? क्योंकि कुछ टाइम पहले वी स्टार्टेड लिसनिंग, अच्छा एक ये बहुत हम देखते हैं, जो चीज़ कॉमन होना शुरू हो जाती है उसकी बुराइयां निकलना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल। जैसे वैक्स हमने देखा बहुत कॉमन होना शुरू हो गई, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया आपकी स्किन बहुत लटकना शुरू हो जाएगी इससे। फेस पे तो बिल्कुल यूज़ नहीं करनी चाहिए वैक्स, आपको रेजर्स यूज़ करने चाहिए। तो बेस्ट चीज़ क्या है? वैक्सिंग, रेजर्स, क्रीम्स, क्या? I'll be very honest, for face specifically, ना वैक्सिंग सूटेबल है, ना रेजर सूटेबल है, ना क्रीम सूटेबल है। ओके, ठीक है। आपकी दैट इज समवट ट्रू कि आपकी स्किन लिजक जाती है जब आप वैक्स कराते हो। आप हमने हमेशा देखा होगा, आप वैक्स कराओ, आपकी स्किन थोड़ी सी लिजक जाती है या लटक जाती है। तो क्या हेयर रिमूव करना छोड़ दें बालों? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ये बिल्कुल मतलब लेजर कराएं। एग्जैक्टली, लेजर आप करवा सकते हैं, बट वो लोग जो ऑब्वियसली हर एक की अफोर्डेबिलिटी की बात होती है। आप अगर अफोर्ड नहीं करते, डू रिमेंबर टू स्क्रब योर बॉडी। ओके। आपकी स्क्रबिंग से आधा बाल निकल जाता है। ठीक है। तो जब आपकी वैक्स हो रही होती है तो वो जोर नहीं पड़ता आपकी स्किन के ऊपर जो आपकी बगैर स्क्रबिंग वाली स्किन पे पड़ रहा होता है। ठीक है। मैं हमेशा अपनी टीम से कहती हूँ कि आप जब भी जाएं किसी कस्टमर के घर, आप हमेशा ये उनको पहले कह दें, या हम भी खुद ही सजेस्ट कर देते हैं कि मैम प्लीज़ कीप योर स्किन स्क्रब्ड। ठीक है। ताकि जब आप वैक्सिंग करवाओ तो स्मूथली वो वैक्स निकल जाए, आपको 2 या 3 पट्टियां ना लगानी पड़े एक ही जगह के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी स्किन भी उतरेगी, आपकी स्किन पे दाने भी निकल सकते हैं, आपकी स्किन एप्पल टाइप या स्ट्रॉबेरी टाइप रेडनेस भी आ सकती है उसके अंदर। तो जो ये हम लोग देखते हैं कि हमारे जो है इनग्रोन हेयर्स या स्ट्रॉबेरी जो है वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। तो क्या सोल्यूशन क्या है? अगेन स्क्रब। मैं हमेशा ये कहती हूँ, वो इनग्रोन हेयर को ही ख़त्म करने के लिए हम स्क्रब रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल। कि आप लेट्स सपोज आपने वैक्स करवाई है, आपको लग रहा है कि मेरे इनग्रोन हेयर अभी भी हैं, वो इसी वजह से हैं क्योंकि आपने पहले स्क्रब नहीं किया। रिगार्डलेस ऑफ दैट, अगर वो है, आप जॉनसन बेबी ऑयल लगाएं आफ्टर वैक्सिंग पूरी स्किन के ऊपर जहाँ से भी आपने करवाई है। ठीक है। टेक बाथ आफ्टर 2-3 आवर्स या फिर अगले दिन भी आप कर सकते हैं। आप स्क्रब करें बॉडी को। ठीक है। उससे क्या होगा कि जितने बाल रह गए हैं वो निकल जाएंगे। जैसे आप स्क्रब की तारीफें कर रही है ना, कल से सबने स्क्रब शुरू कर देना। सही बात है। कितनी बार मैक्सिमम कर सकते हैं ये भी बताएं। आप लेट्स सपोज आपने महीने में 3 दफ़ा वैक्सिंग करवानी है। कुछ लोग होते हैं जो करवाते हैं एक ही पार्ट की, बाजों की, हाफ आर्म्स की। महीने में अगर आप 3 दफ़ा करवा रहे हैं, आप 2 दफ़ा करवा रहे हैं, जितनी दफ़ा अकॉर्डिंग टू योर स्किन नीड, जितना आपको लग रहा है कि आपकी स्किन के बाल अब निकलना शुरू हो गए हैं या वो काले काले डॉट्स आना शुरू हो गए हैं आपकी स्किन के ऊपर, आप स्क्रब करें। स्क्रब इज़ नॉट बैड फॉर योर स्किन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप हल्दी भी कर सकते हैं। हम शादियों से पहले पता नहीं क्यों खाली हल्दी करते हैं या हल्दी वाला स्क्रब करते हैं या उपटन लगाते हैं। होममेड स्क्रब क्या करें? इंग्रेडिएंट्स, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो होममेड स्क्रब है मेरे लिहाज से उपटन इज़ द बेस्ट। ठीक है। उपटन के अंदर वो खासियत होती है, या फिर मड मास्क के साथ आप उपटन को मिक्स करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। ठीक है। तो आई थिंक कि अगर आप ये चीज़ें ऑर्गेनिकली लेके चलेंगे ज़्यादा, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है रादर देन कि आप कहीं जाके एस्थेटिक क्लिनिक के ऊपर वो चीज़ें करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब सिंपलिसिटी जो है वो सबसे खूबसूरत है। सबसे खूबसूरत है। That is so great. Yes. और I think we have discussed everything regarding your profession and your expertise. और आपने बहुत अच्छा उसको explain किया, हमें बताया, समझाया। Thank you. और I think हम उसको
फॉलो करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और आपकी सर्विसेज भी हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते और हैं। उसको जो है हम यूज कर सकते हैं अपने बालों के लिए, स्किन के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। मेरे लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल था और आई गेस आप सबने भी इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और आप इसको फॉलो भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू।